वो इतनी सावधान थी कि उसने पिछले 6 सालों के दौरान अपने 13 साल के बेटे को स्कूल तक नहीं भेजा था। ये सरकारी पैसे को सृजन के अकाउंट में जमा करने के बाद उस पैसे को तुरंत इलीगल तरीके से उसी बैंक में खुले दूसरे अकाउंट में जाली साइन करके ट्रांसफर कर लिया जाता था। मनोरमा देवी के अलावा बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स और कर्मचारी भी इन्वॉल्व थे। इसने मनोरमा के साथ मिलकर नोएडा के गार्नियर इंडिया लिमिटेड में एक फ्लैट बुक करता है। बस यही वो पॉइंट था जहां सीबीआई इसका फायदा उठाती है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के चारे घोटाले के बारे में सभी जानते हैं, साथ ही साथ जगन्नाथ मिश्र भी उसमें दोषी थे। इसके बारे में बिहार से लेकर भारत के हर आदमी को पता है। पर बिहार के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में हुआ सृजन घोटाला, जो बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी रकम 2,500 करोड़ के आसपास है, उसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, कोई बात ही नहीं करता। दोस्तों, पहले घोटाले की रकम 1,000 करोड़ के आसपास थी, पर जैसे जैसे जांच होती गई ये आंकड़ा बढ़ता ही गया। इसमें सरकारी पैसे को सुनियोजित तरीके से लूटा जाता है। आज इसमें हम समझेंगे कि सुशासन का नारा देने वाले नीतीश कुमार के राज में यह घोटाला क्या था, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या खुलासे किए। क्या आप जानते हैं इस घोटाले के बारे में? आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, 90 के दशक की बात है जब मनोरमा देवी नाम की एक महिला एक सृजन महिला विकास सहयोग समिति नाम की एनजीओ खोलती है। मनोरमा देवी ने सबसे पहले अपने बेटे अमित कुमार और बहू को सृजन से जोड़ा। बहू रजनी प्रिया को संस्था की सचिव बनाती है और आगे चलकर इसमें एक और नाम जुड़ता है जिसका नाम विपिन शर्मा है और उसकी वाइफ रूबी कुमारी। आप लोग ये 2 नाम याद रखना क्योंकि ये आगे चलकर इस कड़ी को जोड़ेंगे। दोस्तों, गरीब पिछड़ी दलित महिलाओं के लाइफ स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस एनजीओ की शुरुआत की गई थी। बहुत ही कम टाइम में तकरीबन 6,000 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार के नाम पर सृजन से जोड़ लिया जाता है। फिर आता है 1996 का टाइम और इस एनजीओ को सहकारिता विभाग से कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में मान्यता मिल जाती है। यह संस्था क्या करती है कि जो महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई थी उनको उनके हिसाब से सिलाई बुनाई और अलग अलग तरीके से काम करने को देती है और जो प्रोडक्ट ये महिलाएं बनाती थी और उसके बाद उन महिलाओं की कमाई को सृजन सोसाइटी कोऑपरेटिव संस्था में ही जमा भी किया जाता था। कुछ हालात में महिलाओं को संस्था लोन भी प्रोवाइड करती थी। आपको बताते चलो कि कानून के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैक्सिमम 50,000 का ही लेन देन कर सकते हैं। आप इस पॉइंट को भी याद रखना क्योंकि आगे चलकर इसका लिंक इस महा घोटाले के साथ आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं 2017 में जब एक बाउंस चेक पूरे सृजन घोटाले का राज खोल देता है। 2017 में भागलपुर के डीएम आदेश तितरमारे हुआ करते थे। डीएम साहब को 2017 में एक पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को 270 करोड़ रुपए देने थे। इसके लिए वो 270 करोड़ रुपए का चेक बैंक को भेजते हैं, लेकिन ये चेक बाउंस हो जाता है और बैंक ये कहकर चेक को वापस लौटा देता है कि सरकारी खाते में इतने पैसे हैं ही नहीं कि पेमेंट की जा सके। जब ये बात डीएम साहब को पता चलती है तो वो हैरान रह जाते हैं कि सरकारी खाते में रिकॉर्ड के मुताबिक तो हजारों करोड़ होने चाहिए थे, पर अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। अपने लेवल पर जांच कराने के बाद जिलाधिकारी साहब आदेश तितरमारे इसके पीछे बहुत बड़े घोटाले का अंदेशा लगाने लगते हैं। बाकी पूरा जांच किए बिना कुछ भी कहना उनके लिए ठीक नहीं लगता है, लिहाजा वो एक जांच कमेटी बैठाते हैं और कमेटी इस जांच को फास्ट ट्रैक मोड पर लेते हुए जिलाधिकारी आदेश तितरमारे को जल्दी ही रिपोर्ट सौंप देती है। उसके बाद जो पता चलता है उससे पूरे बिहार सरकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा घोटाला हो चुका होता है जिसकी बहुत सी परतें अभी खुलनी बाकी थी। जांच कमेटी ने रिपोर्ट में खुलासा किया था कि इंडियन बैंक्स और बैंक ऑफ बड़ौदा के सरकारी खातों में हजारों करोड़ रुपए होने चाहिए थे, वो है ही नहीं। तब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनके राज में इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। आरजेडी इस बात को जोर शोर से उठाती है और नीतीश कुमार के ऊपर घोटाले के आरोप लगाती है। चारों तरफ से पड़ते हुए दबाव की वजह से नीतीश कुमार ये केस सीबीआई को सौंप देते हैं। आगे क्या क्या खुलासे होते हैं अब जानते हैं, थोड़ा पीछे लौटकर, वहां से जहां इस घोटाले की पहली कड़ी हमने छोड़ी थी। दोस्तों, सृजन महिला विकास सहयोग समिति को शुरुआती दिनों में अमिताभ वर्मा, गोरेलाल यादव और केपी रमैया जैसे कई आईएएस अधिकारी इससे जुड़ते हैं और इसको आगे भी बढ़ाते हैं। भागलपुर के सबौर में सृजन का कार्यालय एक किराए के मकान में शुरू हो जाता है। न्यूज़पेपर्स के मुताबिक गोरेलाल यादव जब जिलाधिकारी बनते हैं तो तत्कालीन उप विकास आयुक्त उषा रानी की लिखित आपत्ति के बावजूद 2001 में इसे सबौर के सरकारी प्रखंड कार्यालय कैंपस स्थित ट्रांसेम भवन में शिफ्ट कर दिया जाता है। गोरेलाल यादव जो हैं सृजन के इस नए ऑफिस का उद्घाटन भी करते हैं। इनके बाद 2003 में केपी रमैया जब भागलपुर के जिलाधिकारी बनकर आते हैं तो वो सृजन के आकार को और भी बड़े स्केल पर ले जाते हैं। केपी रमैया जो है ट्रांसेम भवन जहां सृजन का कार्यालय चलता था, जो कि एक सरकारी जगह थी, उस 24,000 वर्ग फीट वाली जगह को सालाना सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए
पर 30 साल के लिए मनोरमा देवी को लीज पर दे देते हैं। इतना ही नहीं, वो सृजन की एक्टिविटीज से इतना इंप्रेस होते हैं कि ट्राइसेम बिल्डिंग का बाकी जो हिस्सा था उसको भी पूरा करने का ऑर्डर पास कर देते हैं। दोस्तों, केपी रमैया की सृजन पर इतनी जोरदार कृपा होती है कि उन्होंने दिसंबर 2003 को भागलपुर जिले के तमाम प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सृजन में सरकारी पैसा जमा कराने का आदेश तक पारित कर देते हैं और उनके इस आदेश के अकॉर्डिंग सृजन में धड़ल्ले से सरकारी रुपया जमा होने लगता है। बस ये यहीं से घोटाले की भयंकर शुरुआत होती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप 50,000 वाले पॉइंट को याद रखना, क्योंकि आगे चलकर इसका लिंक घोटाले से जुड़ेगा। जैसे कि रूल के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज 50,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकती, पर यह यहाँ सृजन का लेन देन करोड़ों में पहुंच गया था। जो दबी कुचली गरीब औरतों के लिए बनी संस्था थी, अब सरकारी अफसरों और अमीरों के काले पैसों की कमाई का अड्डा बन चुकी थी। सबसे पहले जिला प्रशासन की नजारत ब्रांच से घोटालेबाजों ने अपने नए सफर की शुरुआत की। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नजारत शब्द अक्सर सरकारी ऑफिस में यूज किया जाता है, जहां ये स्टेशनरी, फर्नीचर और अदर एसेंशियल आइटम्स की परचेज और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कामों को मैनेज करता है। और नजारत शाखा में काम करने वाले व्यक्ति को नाजिर कहा जाता है, जो कोर्ट के में अलग अलग कामों जैसे कि डॉक्यूमेंट्स की निगरानी, अदालत के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करता है। दोस्तों, दिसंबर 2003 से लेकर 31 जुलाई 2017 तक ये लोग नजारत के खजाने को लूटते रहे। सरकारी पैसे को सृजन के अकाउंट में जमा करने के बाद उस पैसे को तुरंत इलीगल तरीके से उसी बैंक के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था, जाली साइन करने के बाद। यहां बैंकिंग सिस्टम का कंप्लीटली मिसयूज किया गया था। सरकारी पैसे के इलीगल ट्रांसफर में सृजन की सचिव मनोरमा देवी के अलावा बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स और कर्मचारी भी इन्वॉल्व थे। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक के बड़े ऑफिसर्स और उनके एम्प्लॉइज भी इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने में अपना रोल प्ले कर रहे थे। यहाँ तक कि जिला प्रशासन से जुड़े बैंक अकाउंट के पासबुक में एंट्री भी गलत होती थी। बैंक स्टेटमेंट में भी फर्जीवाड़ा होता था। सृजन के बैंक अकाउंट में जमा पैसे को निकाल कर मनोरमा देवी बाजार में इन्वेस्ट करती थी। उन पैसों को वो सूद पर यानी ब्याज पर देती थी। इसके अलावा ये पैसे जमीन, बिजनेस और अलग अलग तरीके के धंधों में इन्वेस्ट किए जाते थे। बाकी कभी रिलेटेड डिपार्टमेंट को अपने खाते की स्टेटमेंट चाहिए होती थी तो फर्जी प्रिंटर से स्टेटमेंट प्रिंट करा के दे दिया जाता था। ये काम इतना सफाई से लोग करते थे कि डिपार्टमेंटल ऑडिट भी इस चोरी को पकड़ नहीं पाता था। मनोरमा देवी इस पूरी साजिश में इन्वॉल्व सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को पैसा पहुंचाती थी। यहाँ तक कि उनको महंगे महंगे सामान और ज्वेलरी भी दिया जाता था। दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया की एक खबर के मुताबिक मनोरमा देवी के कुछ राजनेताओं से करीबी संबंध भी रहे थे, जिसमें बीजेपी के विपिन शर्मा, पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल थे। इन लोगों की नजदीकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये उनके ऑफिशियल प्रोग्राम के अलावा निजी प्रोग्राम में भी रेगुलर शामिल होते थे। दोस्तों, नजारत में लूट के दौरान ही 4 साल बाद साल 2007 में इसी ब्रांच में सृजन की नजर दूसरी स्कीम्स पर पड़ जाती है। दंगे में जो लोग पीड़ित थे उनको मिलने वाली पेंशन और उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट से जो मिलने वाली फंडिंग थी उसको भी इन लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। इसके बाद इनकी गिद्ध की नजर गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव बैंक्स पर पड़ जाती है। यहाँ भी बड़े आराम से लूट होती रही और सभी अनजान बने रहे। बता दें कि कोऑपरेटिव यानी सहकारिता बैंक से हजारों लाखों किसान जुड़े होते हैं और इन लोगों ने गरीब किसानों तक को नहीं छोड़ा था। फिर आता है 2013 का साल। इन लोगों ने 2013 से जिला परिषद के स्कीम्स के रुपए की सफाई शुरू की। यहाँ सृजन की जिन जिन स्कीम्स पर नजर पड़ी उसका पैसा ट्रांसफर करती रही और फिर ये चल पड़े दूसरों जिलों को लूटने। साल 2013 में ही सृजन ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट की ओर अपना रुख किया। सहरसा लैंड एक्विजिशन को टारगेट में लिया और 2017 तक लूटने के काम में लगे रहे। इसके बाद भागलपुर में लैंड एक्विजिशन, फिर नगर विकास योजना, इसके बाद जिला ग्रामीण विकास योजना और फिर बच्चों की स्कॉलरशिप्स और आखिर में हेल्थ सेक्टर को भी नहीं छोड़ा। ये इतना बड़ा खेल चल रहा था कि लूट का पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक सभी के पास पहुंच रहा था। तो क्या नीतीश कुमार अनभिज्ञ थे इस बारे में? दोस्तों, विपिन शर्मा जो मनोरमा देवी की बेटे का दोस्त था, मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि इसका आगे चलकर जिक्र होगा, आप याद रखना। इसने मनोरमा के साथ मिलकर नोएडा के गार्नियर इंडिया लिमिटेड में पत्नी रूबी देवी के नाम पर एक फ्लैट बुक करता है। इस फ्लैट की पेमेंट मनोरमा देवी और सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खातों से किया जाता है। विपिन ने जूते चप्पल की दुकान को करीब 11 लाख रुपए का पेमेंट भी सृजन के ही अकाउंट से किया। उसने अपने पिता के नाम से 2.25 लाख में जनरेटर की खरीद रांची से की थी। बिल का भुगतान सौम्या सेल्स को सृजन के खाते से किया गया था। देहरादून में पढ़ रहे बेटा साहिल की स्कूल इंडियन पब्लिक स्कूल को करीब 1.5 लाख रुपए की पेमेंट सृजन के ही अकाउंट से की गई थी। दोस्तों, इस पूरे घोटाले की सरगना या मास्टरमाइंड मनोरमा देवी, जिसका फरवरी 2017 में डेथ हो जाती है। मनोरमा देवी की मौत के बाद उसकी बहू प्रिया और बेटा अमित कुमार सृजन को टेक ओवर कर लेते हैं और इस घोटाले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रिया झारखंड कांग्रेस के सीनियर नेता अनादे ब्रह्मा की बेटी है, जो एक्स
सेंट्रल मिनिस्टर सुबोध कांत सहाय के क्लोज माने जाते थे। दोस्तों, जब इस घोटाले का पर्दाफाश होता है तो प्रिया सहित इसके सारे मेंबर्स भाग जाते हैं। फिर आता है वही चोर पुलिस का खेल। फिर बाद में केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था, इसलिए सीबीआई इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए लग जाती है। सीबीआई के ऑफिसर्स प्रिया के ठिकाने के बारे में सुराग का पता लगाने के लिए उसके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और जो नोन थे उनके नंबर ट्रैक करना शुरू कर देती है, उनके पीछे लग जाती है, पर कुछ नहीं मिलता है। फिर सीबीआई प्रिया के फैमिली और जानने वालों से आमने सामने मिलने के लिए रांची पहुंचती है, जहां पर कि वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई थी। काफी मेहनत के बाद एजेंसीज को एक नौकर के बारे में इंपॉर्टेंट सुराग मिल जाता है। ये तब से प्रिया के साथ था जब वो सिर्फ 10 साल का था। एजेंसी ने लड़के की फैमिली का पता लगाया, जिससे कंप्लेंट थी कि प्रिया उनके बेटे को अपने साथ ले गई थी। वो बताते हैं कि काम के बदले प्रिया उसकी फैमिली को कोई पैसा नहीं देती थी और वो लड़के को उसके परिवार से मिलने तक भी नहीं देती थी। बस यही वो पॉइंट है जहां सीबीआई इस नाराजगी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। फैमिली को सीबीआई ये भरोसा देती है कि वो उनके बेटे को सुरक्षित वापस लाएंगे। इसके बदले में वो लोग सीबीआई को एक और घरेलू सहायक मदन, यानी जो कि डोमेस्टिक उनका एक और नौकर था, उसके बारे में सुराग देते हैं, जो दिल्ली में रहता था। मदन की हेल्प से उन्हें प्रिया के ठिकाने के बारे में पता चलता है, जो 2017 में बिहार से भागने के बाद लगातार अपने ठिकाने बदल रही थी। वो अपनी पहचान और ठिकाना छिपाने को लेकर इतनी सावधान थी कि उसने पिछले 6 सालों के दौरान अपने 13 साल के बेटे को स्कूल तक नहीं भेजा था। एक सीबीआई की जांच की टीम गाजियाबाद के साहिबाबाद की राजेंद्र नगर कॉलोनी में पहुंचती है, जहां प्रिया छुपी हुई थी। पर प्रिया को इन पर शक हो जाता है और वो इनसे बात तक नहीं करती है। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सीबीआई बिना 100% कंफर्म हुए गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। फिर सीबीआई एक प्लान बनाती है। उसने अपने कुछ लोगों को प्रिया के घर पर रूम रेंट पर लेने के लिए भेजा, पर उसको उनके ऊपर भी शक हो जाता है। टीम के लोग बहुत समझाते हैं कि वो किराए के मकान की तलाश में आए हुए हैं, जिसके बाद जाकर प्रिया गेट खोलती है। सीबीआई सबसे पहले प्रिया की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करती है और कंफर्म होने के बाद उसे अरेस्ट करके पटना ले जाती है, जहां उसे एक स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। फिर 2022 में सृजन में पैसे के बंटवारे का हिसाब किताब रखने वाले घोटाले का एक और मास्टरमाइंड सतीश झा को भी सीबीआई ने गाजियाबाद से ही अरेस्ट कर लिया, जो कि 2018 से ही फरार चल रहा था। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस घोटाले में अरबों रुपए की हेराफेरी हुई। सरकारी अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों ने मिलकर ये फंड हड़पने में मदद की। पैसा ट्रांसफर करने के लिए फर्जी चेक और फर्जी बैंक डिपॉजिट के स्लिप्स का इस्तेमाल किया गया था। सीबीआई ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ आरोपियों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत तक हो चुकी है। इस घोटाले के कई आरोपी आज भी फरार चल रहे हैं। अब भी इसमें नए नाम सामने आते ही रहते हैं और जांच जारी है। इस घोटाले में ऊपर से लेकर नीचे तक, सरकारी ऑफिसर्स से लेकर एनजीओ के कर्ता धर्ताओं और बैंक अफसरों तक को मोटा माल खाया था। इन्होंने इतना माल खाया था। सीबीआई की चार्जशीट इस बात का गवाह है। दोस्तों, आज भी चल रही है संस्था। अरबों रुपए के घोटाले वाली सृजन महिला विकास सहयोग समिति आज भी काम कर रही है, जबकि ऐसी किसी भी सहकारी समिति जो घोटाले में इन्वॉल्व हो उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का रूल है। सृजन संस्था में तो अरबों रुपए घोटाले हुए, लेकिन उसे खत्म करने में बिहार सरकार के हाथ कांपते हैं। मुझे हैरानी होती है कि लालू प्रसाद यादव का नाम लेके चारे घोटाले को जितना बड़ा बनाया गया, मीडिया ने उसका प्रोपेगेंडा फैलाया, जबकि लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले ये घोटाला शुरू हो चुका था। जगन्नाथ मिश्र जब वहां के मुख्यमंत्री थे, जबकि सृजन घोटाला उसके आगे बहुत ही बड़ा है। पर इस घोटाले को हर तरीके से दबाया गया और नीतीश कुमार की इमेज को साफ सुथरी करने की कोशिश की गई। आप क्या जानते हैं इस घोटाले के बारे में? कमेंट करके बता सकते हैं। जय राघव, जय माधव।